नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, यह पता चल पाना बेहद मुश्किल है। ईरान में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। ईरान की जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं, चाहे वो तेहरान न्यूज हो, मेहर एजेंसी हो, चाहे वो इरना हो, किसी की वेबसाइट खुल नहीं रही है। किसी की वेबसाइट पर जाकर जब आप देखते हैं तो एरर आ रहा है। साथ में ईरान के लोगों से भी बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट बंद है। आज मैंने सोचा था कि सैयद आकिफ साहब जो ईरान में कोम में रहते हैं उनका इंटरव्यू करूंगा, उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन उनसे भी कहीं कोई संपर्क नहीं हो पाया। व्हाट्सएप मैसेज उन तक पहुंचा ही नहीं। इस बीच में आज सबसे बड़ी खबर तो यह है कि खामनेई साहब ने आज एक भाषण दिया। भाषण भी लाइव नहीं सुन सकते हैं हम लोग क्योंकि कहीं भी वीडियो नहीं उसका आ रहा है, छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं। लेकिन जितनी खबरें आ रही हैं उससे कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। पहली बात तो उन्होंने ट्रंप को बहुत साफ कहा है कि आप अपने मुल्क पर ध्यान रखिए, हमारे मुल्क में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यह बात क्यों जरूरी है, मैं आगे इस पर बात करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, लेबनीज एजेंसी एक है, उस पर उनके भाषण के क्लिप्स हैं और भी कुछ ट्विटर के हैंडल्स हैं जिन पर उनके भाषण के क्लिप्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सिद्धांतों से एक कदम भी, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी हम जिस तरह से ईरान में जिन सिद्धांतों के साथ हैं उन्हीं सिद्धांतों के साथ रहेंगे और ईरान उन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपने आप को प्रदर्शनकारी कहते हैं, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन बेसिकली विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए वो है मर्सिनरीज फॉर फॉरेनर्स, यानी विदेशियों के लिए मर्सिनरी के रूप में काम कर रहे हैं। ये विदेशी कौन है ये समझना मुश्किल काम नहीं है। अमेरिका और इजराइल, CIA और मोसाद रोल प्ले कर रहा है ईरान में जो कुछ चल रहा है उसमें। खामनेई ने ट्रंप को चेताया भी कि सारे डिक्टेटर, सारे तानाशाह एक दिन खत्म हो जाते हैं। जब वो समझते हैं कि सबसे ताकतवर हैं उसी दिन खत्म हो जाते हैं। और ट्रंप को भी जो लग रहा है कि उसके पास बहुत ताकत आ गई है तो वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ट्रंप को एक सेटबैक तो बड़ा लगा है वेनेजुएला को लेकर। वेनेजुएला पर आगे हमला वो नहीं कर पाएगा जब तक कैबिनेट, जब तक पूरी संसद उसको मंजूरी नहीं देगी। जो प्रपोजल था संसद के अंदर, सीनेट के अंदर, वो गिर गया है, वो ट्रंप के खिलाफ गया है। इसके बावजूद वो मैक्सिको पर हमला करने की बात कर रहा है और भी बहुत सारी बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको समझना और जानना बेहद जरूरी है। ईरान में दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तरफ वो प्रदर्शन चल रहे हैं जो खामनेई और सत्ता के समर्थन में है, दूसरी तरफ वो प्रदर्शन चल रहे हैं जो उनके खिलाफ हैं। असल में रजा पहलवी जो वहां के शासक पहलवी साहब के बेटे हैं, और पहलवी साहब वही हैं जिनको हटाकर ईरानी रिवॉल्यूशन सत्ता में आया था, खुमैनी सत्ता में आए थे। उसके बाद से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहती है। रजा पहलवी जो है वो भी अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अमेरिका से एक मैसेज दिया था, अमेरिका से एक अपील की थी ईरान के लोगों से सड़क पर उतरने के लिए। इसको इशारा माना जा रहा था कि ये CIA और मोसाद के मदद से पूरा एक प्लान है ईरान के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने का। और इसके बाद जो विदेशी मीडिया है, खासतौर पे CNN और बाकी सारी मीडिया है, उसका यह कहना है कि 100 से ज्यादा शहरों में यह प्रदर्शन फैल चुका है। रात को यह हिंसक हुआ, कई जगह बसें जलाई गई, मेट्रो स्टेशन जलाए गए और भी कई सारी खबरें आई। अब ये कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद हुआ यह कि इंटरनेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया ताकि बाहर से मैसेज ना पहुंच पाए। हालांकि खबर यह है कि एलन मस्क ने पहले से तैयारी कर ली थी और जो ईरान सरकार के विरोधी हैं उनको स्टार लिंक का कनेक्शन दिया गया जिससे वो आपस में इंटरनेट से जुड़े रहें। अब यह कितना सही है, कितना गलत है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसके बारे में बता पाना तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक ईरान में लोगों से कांटेक्ट ना किया जा सके या फिर ईरानी मीडिया से खबर ना आए। ईरानी मीडिया पूरी तरह से ब्लैकआउट है, इसलिए हमारे पास कहीं कोई खबर नहीं है। इंटरनेट मैंने आपको बार बार बताया कि ईरान में पूरी तरह से बंद किया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के वीडियोस आए जिनको वहां से वीडियोस मिल गए थे जिनमें यह दिख रहा है कि सत्ता के समर्थन में, यानी खामनेई के समर्थन में भी बहुत बड़े और बहुत जबरदस्त जुलूस निकले हैं। सुबह भी जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको डिटेल में उन न्यूज के बारे में बताया था जो सरकार के समर्थन में निकली है। अब देखिए, ईरान में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान का नक्शा आपके सामने है। ईरान पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर लिहाज से देखें, एरिया के लिहाज से अगर हम देखें तो दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन ईरान में एक और खास बात है।
अगर आपके दिमाग में यह है कि पूरे ईरान में सिर्फ शिया मुसलमान रहते हैं, सिर्फ एक तरह के लोग रहते हैं, तो आप कंफ्यूजन में हैं। ईरान की जो ज्योग्राफी है वो जितनी बिखरी हुई है, अलग अलग तरह के इलाके हैं, सूखे इलाके, गीले इलाके, बहुत हरियाली वाले इलाके, नदी के किनारे इलाके, बहुत तरह तरह की वहां की ज्योग्राफी है, जैसे अपने हिंदुस्तान की है। वैसे ही वहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जाहिर तौर पर शिया इस्लाम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा शिया इस्लाम के लोग हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस्लाम के दूसरे फिरके रहते हैं, सेकुलर मुस्लिम्स हैं, एंटी शिया लोग हैं, और भी कई सारी वहां पर ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं। मोटा मोटी मान लीजिए कि 25 से 30% लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से रजीम के समर्थन में हैं। ये तो सारी दुनिया मानती है। ऐसे में अगर ईरान में तख्ता पलट की जबरदस्ती कोशिश हुई तो यह समझना कि पूरे ईरान पर शाह रजा पहलवी या किसी और का कब्जा हो जाएगा और अभी की जो रजीम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यह अपने आप में एक बेवकूफी है। अगर इस तरह का तख्ता पलट होता है तो ईरान का बंटवारा हो सकता है, ईरान 2 हिस्सों में बंट सकता है। अगर इस तरह का तख्ता पलट होता है तो एक बात तो बिल्कुल यकीन जानिए आप, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान के अंदर एक गृहयुद्ध का, सिविल वार का दौर शुरू होगा। उसमें कितनी लाशें गिरेंगी, उसमें कितनी जानें जाएंगी, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। और ईरान जो एक बार अस्थिर होगा, वो इराक जैसा छोटा मुल्क नहीं है। बरसों बरस लग जाएंगे ईरान को संभालने के लिए, और वो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा अगर तख्ता पलट होता है तो। अब तख्ता पलट होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज तो यह जरूरी है कि सरकार के अंदर के कुछ बड़े मंत्री जो हैं वो सरकार के खिलाफ सामने आए, कुछ बड़े पॉलिटिकल लोग सरकार के खिलाफ सामने आए। दूसरी चीज जरूरी यह है कि आईआरजीसी यानी वहां की जो आर्मी है उसके अंदर डिफेक्शन हो। आर्मी 2 हिस्सों में बंट जाए, उसका एक हिस्सा सरकार के खिलाफ आए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा इस तरह के प्रदर्शनों से सरकार नहीं पलटी जा सकती। फिलहाल अगर अभी तक देखें तो इसकी कहीं कोई उम्मीद नहीं है। हां, अफवाहें फैलाने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। जैसे अरगाची इस समय गए हुए हैं लेबनान। जो घोषणा की गई वो यही कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह का डिसआर्मिंग वाला पूरा काम चल रहा है, हथियार छीनने वाला पूरा काम चल रहा है, उसके चलते वहां कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के लिए, लेबनान की गवर्नमेंट से बातचीत के लिए अरगाची गए हुए हैं, जो एक बेहद नॉर्मल सी बात है। अब पूरे इंटरनेट पर एक खबर फैलाई गई कि अरगाची तो पूरी फैमिली के साथ गए हुए हैं, उनके बेटे, बेटी, बीबी सब लोग वहां गए हुए हैं, और दरअसल वो डिफेक्ट करना चाहते हैं ईरान से, यानी कि बेरूत में वो बसना चाहते हैं। अगर देखें तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बेरूत में इजराइल के समर्थक, अमेरिका के समर्थक लोगों की कोई कमी नहीं है, और अगर अरगाची जैसा बड़ा नेता डिफेक्ट करता है तो जाहिर तौर पर उसको शरण बेरूत में मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सोचने वाली बात है कि अरगाची को अगर डिफेक्ट करना होता तो वो बेरूत क्यों जाते, लेकिन कहा हर जगह यही गया कि लेबनीज अखबारों ने ऐसा लिखा है। उसके बाद मैंने लेबनान के अखबार तलाशने शुरू किए। किसी अखबार में मुझे यह खबर नहीं मिली। जो इंटरनेशनल अखबार हैं, लोकल जो निकलता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो इंटरनेशनल अखबार हैं जो अंग्रेजी में आसानी से अवेलेबल हैं, उनके किसी की वेबसाइट पर यह खबर नहीं मिली कि अरगाची डिफेक्ट करके लेबनान जाने वाले हैं। यही खबर मिली कि वहां पर वहां के राष्ट्रपति से, वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के डिप्लोमेट से वो मुलाकात कर रहे हैं ईरान लेबनान रिलेशंस के लिए। तो यह पूरी तरह से अफवाह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरगाची के डिफेक्शन की फिलहाल कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन इस तरह की अफवाह लगातार फैलाई जा रही है। जहां तक आईआरजीसी आर्मी का सवाल है, अभी तक कोई अफवाह भी ऐसी सामने नहीं आई है कि आर्मी ने किसी भी तरह का डिफेक्शन हुआ है, आर्मी में किसी भी तरह का दुराव हुआ है, आर्मी के अंदर कोई भी बंटवारा हुआ है। और यकीन जानिए, जब तक आर्मी के अंदर बड़ा बंटवारा नहीं होगा तब तक ईरान की सत्ता पर कब्जा कर पाना बेहद मुश्किल होगा। अब चलते हैं शाह रजा पहलवी पर। अल जजीरा पर एक खबर है, और वो खबर यह बताती है कि ट्रंप ने फिलहाल शाह रजा पहलवी से मिलने से मना कर दिया है, और ना केवल मिलने से मना किया है बल्कि उनको अच्छा आदमी भले बताया है। अच्छा आदमी तो वो मोदी को भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा उनसे मिलना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमको सबको मैदान में उतरने देना चाहिए और देखना चाहिए कौन उभरता है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करना उचित होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी से मिलने से इनकार कर दिया। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के रजा पहलवी से मिलने का मतलब क्या होता? मिलने का मतलब बहुत साफ होता कि ईरान के अगले राष्ट्रपति के रूप में वो रजा पहलवी को प्रमोट कर रहे हैं।
तो ट्रंप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, यानी बहुत साफ है कि अमेरिका यह जानता है कि रजा पहलवी के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो ईरान में उनको एस्टेब्लिश कर सके। इसके कई सारे कारण हैं। रजा पहलवी कभी भी ईरान में रहे नहीं। उनके बाप चले गए थे भागकर अमेरिका और वो अमेरिका में ही सारी जिंदगी रहे हैं। उनके यार दोस्त परिवार सब का सब अमेरिका में ही है। जिंदगी में कभी उन्होंने ईरान का कोई इलाका देखा नहीं है। उनकी वाइफ के बारे में जो बातें की जाती हैं वो सब चूंकि बहुत पर्सनल बातें हैं तो मैं अपने चैनल पर नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन में समझ लीजिए कि उनकी लाइफ स्टाइल जो है उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब उस लाइफ स्टाइल के साथ ईरानी उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यह सवाल है ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं ईरान के अंदर रजा पहलवी को लेकर कोई खास बड़ा समर्थन नहीं है। तो खामनेई को हटाकर रजा पहलवी को गद्दी पर बिठाने का जो इजरायली प्लान है वो अभी से गड़बड़ होता लगता है। ट्रंप के पास, देखिए हमारे पास खबरें नहीं आ पाती हैं, लेकिन ट्रंप के पास तो सारी खबरें जा रही होंगी और वो अभी तक इस बात की ताकीद कर चुका होगा कि ईरान के अंदर रजा पहलवी के कहने पर कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मोसाद के एजेंट्स की वजह से जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो हो रही हैं और ईरानी आर्मी अब उसको कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसी के अगर बिल्कुल सामने आप देखें, इसी के बरक्स आप देखें तो ईरान की सत्ता के समर्थन में, खामनेई के समर्थन में भी बहुत बड़े जुलूस निकले हैं, यानी सत्ता ने पूरी तरह से अपना समर्थन खोया नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अगर कम से कम करके देखें तो 25-30% लोग अगर सत्ता के साथ हैं तो यह बहुत बड़ी आबादी है और बाकी आबादी बटी हुई है, तो सत्ता से खामनेई को हटा पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी अभी देखना होगा, हमें इजराइल और अमेरिका की ताकत को कम करके आंकना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत सारा, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में तख्ता पलट किया है। ईरान अपने तरीके से अलग मुल्क है, बहुत बरसों से वहां कोशिश हो रही है, अभी तक सफल नहीं हुए। इस बार क्या होता है देखने वाली बात है। कल रात को जिस तरह के प्रदर्शनों की खबर आई है जिसके बाद इंटरनेट ब्लॉकेज किया गया है, वो थोड़ा सा चिंता देने वाली बात है, लेकिन यह भी हो सकता है कि इंटरनेट ब्लॉकेज इसलिए किया गया हो ताकि बाहर से ज्यादा प्रचार हो ना सके और भीड़ को कंट्रोल किया जाए। देखते हैं क्या होता है फाइनली। मुझे लगता है कि एक आध दिन में खबरें और साफ होके आएंगी। उधर अगर सीरिया को देखें तो सीरिया के अलेप्पो में अब तो खैर समझौता हो गया है, सीज फायर की खबर आ रही है, लेकिन कुर्दों और सीरिया की जो गवर्नमेंट है, अल-शरा की जो गवर्नमेंट है, उसके बीच में सीधी लड़ाई और बड़े हथियारों के साथ लड़ाई की खबर आई है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुर्दों ने समझौते की बात की थी। कुर्दों ने यह कहा था कि हम समझौता कर रहे हैं, और इसमें भी अगर आप जोड़ दीजिए कि टर्की की गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर कुर्दों के खिलाफ सीरिया की गवर्नमेंट हमारी मदद चाहती है तो हम मदद को तैयार हैं। आप जानते हैं कि कुर्दों का सारा जो संघर्ष है, कुर्दों की जो सारी आर्मी है, वो खड़ी की थी टर्की ने। जब अपनी मनपसंद सरकार सीरिया में बन गई तो उन्होंने हथियार डलवा दिए और समझौते की घोषणा की, लेकिन लगता यह है कि नई सरकार से भी कुर्द सेटिस्फाई नहीं है। फिलहाल अलेप्पो में जरूर समझौता हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है। तो मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक बवाल लगातार चल रहे हैं। अब चलते हैं सऊदी अरबिया और यूएई के बारे में। मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि यमन के अंदर यूएई के असर वाला जो इलाका था वो सऊदी अरबिया ने पूरी तरह से खाली करवा दिया है और यूएई सपोर्टर जो वहां का लीडर था वो भागकर आबू धाबी गया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सऊदी अरबिया द्वारा। इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि सऊदी अरबिया यूएई में तख्ता पलट करना चाहता है। यूएई आप जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात है, जिसमें कई अमीरात हैं। वो अभी जो वहां के शासक हैं उनको हटाकर किसी और अमीर को वहां का शासक बनाना चाहता है, जो इजराइल के हाथ में वैसे ना खेले जैसे ये खेल रहे। और इन सब के साथ अगर एक खबर आप और जोड़ दीजिए कि सोमालीलैंड को जिस तरह से इजराइल ने समर्थन दिया है, उसके खिलाफ अरब और नान अरब ढेरों मुस्लिम देशों ने एक साथ एक बयान जारी किया है और इसकी तीखी भर्त्सना की है और सोमालीलैंड को किसी भी तरह से समर्थन देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि जो सोमालीलैंड को मान्यता देगा उसको हम सीधे अपना दुश्मन मानेंगे। तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खलबली मची हुई है और इन सब के बीच गजा पर लगातार हमले जारी हैं। गजा पर लगातार हमले हो रहे हैं, स्कूलों में हमले हुए हैं, कैंप्स पे हमले हुए हैं, कई बच्चे, कई लोग मारे गए हैं। और ऐसा लग रहा है, कल यह खबर आई थी कि ट्रंप जो है वो अगले राउंड की बातचीत शुरू करने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके पहले नेतन्याहू कुछ हासिल कर लेना चाहता है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में जो जुलूस निकल रहे हैं और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं।
तो कुल मिलाजुला के कहा यह जा सकता है कि पूरा मिडिल ईस्ट ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरबिया और यूएई, जिनके बीच में दुश्मनी की खबर लंबे समय से नहीं सुनी गई थी, उनके बीच में दुश्मनी ऑनलाइन दिखाई दे रही है, ऑफलाइन दिखाई दे रही है। लगातार सऊदी अरबिया यह आरोप लगा रहा है कि यमन में जो विद्रोही थे उनको सहायता किया था यूएई ने, और उनका नेता भागकर अबू धाबी में छिपा हुआ है। यूएई उसको सपोर्ट कर रहा है, यूएई इससे इंकार कर रहा है, और यूएई में तख्ता पलट की अगर कोशिश कामयाब कर लेता है सऊदी अरबिया, तो आप समझिए मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स पलट जाएगी। सीरिया में सीरिया और इजराइल की कई राउंड की बातचीत हुई, लगा शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अलेप्पो में फिर से कुर्दों के साथ जिस तरह की लड़ाई हुई है, ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं भी आग लग सकती है। ईरान में कंप्लीट ब्लैकडाउन है, दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और खामनेई का आज का भाषण, जितना हिस्सा भी हमें मिला है अलग अलग सोर्सेस से, वो इस बात को बताता है कि ईरान की गवर्नमेंट अब बजिद है इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाने के लिए। उस कोशिश में क्या होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो हम हमला कर सकते हैं, और ईरान की पूरी तैयारियां ये दिख रही हैं कि वो हमले के लिए तैयार है, हमला झेलने के लिए नहीं, हमला करने के लिए तैयार है। आप देखिए कि तमाम जो एयर स्पेस है उसको खाली कराया गया है। ईरान को जाने वाली ढेर सारी जहाजें लगातार कैंसिल हुई हैं, टर्की से और बाकी सारी जगहों से। ईरान के अंदर की भी जहाजें जो थी वो कैंसिल हुई हैं। ईरान का एयर स्पेस खाली कराया गया है। ये कहा जा रहा है कि हथियार इकट्ठा कर लिए गए हैं, बाकी सारा कुछ हो रहा है। तो ईरान, जिसको प्री एम्प्टिव हमला कहते हैं, यह अंदाजा लगने पर कि इजराइल हमला करेगा, ईरान पहले से भी हमला करने की तैयारी करके बैठा हुआ है। गजा के अंदर मैंने आपको बताया ही कि इजराइल हमला कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे तो कोई कोना ऐसा नहीं है जहां शांति आपको दिखाई दे रही हो। अगर ये प्रोसेस आगे चलता है तो मिडिल ईस्ट में कल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। और इसके साथ जोड़ लीजिए कि ट्रंप कह रहा है कि जल्दी ही वो मैक्सिको पे हमला कर सकता है। तो सारी दुनिया एक जंग के, एक बर्बादी के दहाने पर बैठी हुई है। यूनाइटेड नेशंस को तो अब रिप कहा जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का कोई मतलब अब रह नहीं गया है जब ट्रंप कहता है कि इंटरनेशनल नियमों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अगर जंग जैसे हालात बनते हैं और जंग होती है तो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। रशिया और चाइना की आज मैंने बात नहीं की, क्योंकि कल मैंने काफी बात की थी रशिया और चाइना पर। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट खासतौर पर ईरान में होंगे, खबरें आएंगी, मैं अपडेट करता रहूंगा। आज मेरे पास इतनी ही अपडेट्स हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर लगता है आपको इन वीडियोस का दूर तक पहुंचना जरूरी है तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं। जुड़े हमारे साथ, मेंबरशिप ले सकते हैं। क्यूआर कोड जो दिख रहा है उसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर ये सब मुमकिन ना हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।